नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। और सामाजिक में अपनी ज्योग्राफी वाली किताब चल रही है अभी, उसके 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चौथा चैप्टर नेक्स्ट जो है उसको पढ़ रहे हैं, कृषि। ठीक है, कृषि आप सभी जानते हो। और कृषि खेती, साधारण भाषा में हम कहें तो अंग्रेजी में एग्रीकल्चर इसको कहते हैं। एक बारी यहाँ शब्द उत्पत्ति पे आ जाइए। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एगर या एग्री, जिसका अर्थ होता है मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। ठीक है, तो आइए कृषि देखते हैं, किस प्रकार की कृषि होती है, कहाँ किस तरह की होती है, भारत में कैसी है और कितने प्रकार की होती है, किस किस टाइप की, किस किस तरह की, कहाँ कहाँ कैसी, किस तरह की जलवायु में कैसे कैसी कृषि की जाती है, वो सारी बातें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो आइए आप पेज नंबर 38 पेज नंबर पे आ जाइए और अपना चैप्टर निकाल के बैठिए। ठीक है, गुरप्रीत मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहाँ उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाल रहा है। मृदा का मतलब मिट्टी होता है। उसने बच्चों से कहा, गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। ठीक है, ये साधारण से उपयोग है गेहूं के। गेहूं को मंडी में बेचा जाएगा और फिर वहाँ से वो कारखानों में, फैक्ट्रियों में जाता है, उसको पीसा जाता है, डबल रोटी बनाई जाती है, फिर उसके बाद बिस्कुट आदि सब इससे बनते हैं। ठीक है, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है। ये है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। 3 तरह की क्रियाओं द्वारा पौधे से उत्पादक तक हम पहुँचते हैं। कैसे पहुँचते हैं देखते हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। प्राथमिक क्रियाएं में किसको शामिल करेंगे? उन सभी क्रियाओं को शामिल करते हैं जिनका संबंध किससे हो? प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, तो कृषि करना, मछली पालन करना और उनको संग्रहित करना, ये सब इसके उदाहरण हैं प्राथमिक क्रियाओं के अंदर, जो प्राकृतिक उत्पादन द्वारा प्राप्त होते हैं। दूसरे प्रकार की क्रियाओं में देखते हैं हम, इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। जैसे इनको प्रसंस्कृत किया जाता है, जैसे इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना तथा इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। जैसे मान लो कृषि करके गेहूँ उत्पादित कर दिया, फिर उसको प्रसंस्करण करके यानी उसको पीस करके और उसकी क्या बना दी? डबल रोटी बना दी। तो ये द्वितीय क्रिया हो गई। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। मतलब प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की क्रियाओं में जो सहायता प्रदान करती हो, तृतीय क्रिया का कार्य होता है। अब देखते हैं कृषि। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। कृषि को क्या क्या इसमें शामिल होता है? फसलें उगाना, फल सब्जियां लगाना, फूल उगाना लगाना और पशुधन, साथ के साथ पशुपालन भी किया जाता है। ये कृषि में है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। पूरे विश्व की बात करें तो लगभग 50% आधी जनसंख्या जो है कृषि करती है, खेती करती है। लेकिन भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। 2/3 मतलब 75% से अधिक। ठीक है, अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। अंडरलाइन करिए आप, जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है उसको कृषिगत भूमि कहते हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि खेती जो है कहाँ पे की जाती है? भूमि पे की जाती है, और उसके लिए अच्छी मृदा, जलवायु का होना बहुत आवश्यक है।
आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। फसलों के भी निश्चित कारक होते हैं। और आइए उस मानचित्र को देख लेते हैं। 4.1 में जो दे रखा है क्या है। तो इसमें देखिए कृषिगत भूमि का विश्व में वितरण किस प्रकार से है और किस तरह से, देखो कृषिगत भूमि ये जो इस तरह का कलर में जहाँ हो रहा है, जैसे इंडिया है अपना, तो ये देखो भारत में ये मोस्टली देखो ज़्यादातर इस समय क्या होती है, खेती होती है। 75% आबादी लगभग अपनी खेती करती है। तो भारत के सभी हिस्सों में लगभग क्या होती है, खेती होती है। हिमालयी पहाड़ी प्रदेश हैं, इन्हीं में ही कम होती है, ठीक है ना। तो उसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया है, देखो यहाँ पे इसमें भी थोड़ी बहुत होती है। और कई ऐसे देश हैं, यूरोपीय देशों में भी होती है। इधर देखो यूरोप में, एशिया में थोड़ी कम है इधर, लेकिन यूरोप में इधर होती है, ठीक है। इधर ये उत्तरी अमेरिका में कई ऐसे देश हैं जहाँ भी होती है। ये दक्षिण अमेरिका है और ये अफ्रीका है। अफ्रीका के कुछ देशों में, हिस्सों में होती है। लेकिन अपने यहाँ 75%, विश्व में तो 50% जनसंख्या जो है क्या करते हैं, खेती करते हैं। लेकिन भारत 75% से अधिक लोग खेती पर निर्भर है, ठीक है। ये देख लिया हमने इसका वितरण। क्या आप जानते हैं, ये वाला देखें हम एग्रीकल्चर यानी कृषि, एग्री प्लस ये इस तरह के जो है कई तरह के खेती के प्रकार हैं। ये एग्रीकल्चर कृषि मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं, कृषि को, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर हो गया, फिर हो गया सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन किया जाता है। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन किया जाता है, व्यापार के लिए पालन करते हैं इसका, किसके, रेशम के कीड़ों का। ये कृषक की आय में पूरक हो सकता है, किसान की आय को बढ़ाने में सहायक होती है। अगला है पीसीकल्चर, मत्स्य पालन, मछली पालना। खेती के साथ साथ ये सारी कार्य भी करते हैं। तो विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन किया जाता है। अलग से इनके लिए तालाब बनाए जाते हैं, उनमें मछली पालन किया जाता है और इनका भी व्यापार होता है। विटीकल्चर, द्राक्षा, अंगूर की खेती जो होती है उसको विटीकल्चर कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर होती है उद्यान वाली, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फलों को उगाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर जिसमें फसलों को उगाना, पशुपालन आदि करते हैं। सेरीकल्चर में रेशम कीड़ों का पालन किया जाता है। और पीसीकल्चर में मछली पालते हैं। विटीकल्चर अंगूर से संबंधित खेती होती है। और हॉर्टिकल्चर उद्यान यानी जिसमें फल, सब्जियां, फूल आदि उगाए जाते हैं। कृषि तंत्र में आ जाइए। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। यह मुख्य रूप से इसके महत्वपूर्ण निवेश हैं। जैसे बीज हो गया, सबसे महत्वपूर्ण है। उर्वरक, खाद आदि जो देते हैं। फिर मशीनरी का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। और श्रमिक, मजदूरी, मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा लगती है, ये भी आवश्यक है। जुताई और बुआई नेक्स्ट पेज पे निकाल लीजिए, आप आगे पढ़ेंगे। देखिए जुताई और बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई, इसकी कुछ संक्रियाएँ हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद भी आते हैं। देखा होगा आपने सब किसान किस तरह से खेती करता है। और ये देखिए कृषिगत भूमि में कृषि पद्धति कैसे होती है। सबसे पहले जुताई होती है खेत की, फिर बुआई करते हैं, फिर कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, रसायनों का उसमें प्रयोग किया जाता है, खाद आदि दिए जाते हैं, ठीक है। बीज बोया जाता है, उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएँ, मशीनरी का प्रयोग किया जाता है इसमें, ट्रैक्टर हो गए और भी कई इसके अकाई जुताई के यंत्र हैं जो, ठीक है। फिर उसके बाद जाकर के फसल तैयार होती है, ठीक है। यहाँ देखिए भौतिक और मानवीय कृषि निवेश, मतलब किसान अपना स्वयं का कैसे करता है, रसायनों का प्रयोग करता है, मशीनरी का प्रयोग करता है, स्वयं की मेहनत लगती है, भंडारण किया जाता है उनका, ये मानवीय निवेश है, मनुष्य द्वारा ये सब किया जाता है, ठीक है। एक किसान ये सारी चीज़ें स्वयं करता है, ठीक है। और भौतिक निवेश, सूर्य का प्रकाश जरूरी है, वर्षा है, मृदा है, और ढाल भी आवश्यक चीज़ें, तापमान भी चाहिए उसको। कृषि के प्रकार में आ जाते हैं। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है।
भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग और श्रम प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की गई है। ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, दो प्रकार की कृषि होती है विश्व में। विश्व के सापेक्ष देखें तो हम कौन कौन सी, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। ठीक है, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे। आपसे पूछा जाए निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि वह कृषि जो किसान या कृषक अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, उस कृषि को हम क्या कहते हैं, निर्वाह कृषि कहते हैं। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। इसमें पारंपरिक रूप से खेती की जाती है और प्रौद्योगिकी का इसमें कम इस्तेमाल होता है। पारिवारिक श्रम का उपयोग बस परिवार में जो इतने सदस्य हैं वो स्वयं अपने हिसाब से उसमें पालन मतलब अपना करते हैं और कार्य, और उसी के अनुसार ये खेती की जाती है। ठीक है, आगे देखो। यहाँ से निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। निर्वाह कृषि फिर दो प्रकार की हो जाती है, गहन निर्वाह और आदिम निर्वाह। तो सबसे पहले देखते हैं गहन निर्वाह कृषि क्या होती है। इसमें किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। उसमें मशीनरी का प्रयोग बहुत कम होता है। उसके बाद जो संसाधन उपलब्ध है उन्हीं से करता है। अधिक धूप वाले दिनों में से युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। ठीक है ना, अच्छी जलवायु और उर्वरा शक्ति है अगर मृदा की, तो उसमें एक से अधिक फसलें भी उगा सकते हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन आदि शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। आपसे पूछा जाए विश्व में गहन कृषि के क्षेत्र कौन से हैं, तो आप लिख सकते हैं दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के जो सघन घनी आबादी वाले जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर इस तरह की खेती की जाती है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। इसमें स्थानांतरित खेती होती है, मतलब क्या होता है, एक स्थान से बदल कर उस खेती को किया जाता है स्थानांतरित। ठीक है, अगले पेज पे आ जाइए। देखो बालकों, स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, अमेजन नदी है ये, ठीक है, तो इसका बेसिन जो इसका मतलब क्षेत्र होता है वो बेसिन कहलाता है ना। तो सघन वन क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में ये प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, यहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। ठीक है, ये इस तरह की खेती की जाए। स्थानांतरित कृषि क्या होती है, जहाँ वृक्ष घने होते हैं तो वृक्षों को क्या करते हैं, काट कर जलाकर, और जो वहाँ के भूखंड जो ज़मीन होती है उसको साफ किया जाता है, और तब जो राख जो होती है उसको मृदा में मिलाया जाता है और उसमें मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता को समाप्ति के बाद वो भूमि छोड़ दी जाती है। जब वहाँ पैदावार कम होने लग जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति, उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, तो उस जगह को छोड़ दिया जाता है और फिर दूसरी जगह खेती करने लग जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह की खेती में किस में होता है, स्थानांतरित कृषि में। ठीक, और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। चलवासी पशुचारण, ठीक है, इसमें दो तरह की आदिम निर्वाह कृषि जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें दो तरह की आती है, स्थानांतरित और चलवासी। चलवासी में देखते हैं हम सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में ये इस तरह की खेती प्रचलित है। कौन सी, चलवासी पशुचारण। सहारा ये मरुस्थल है, दक्षिण अफ्रीका में है। तो इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते रहते हैं। आपने भी देखा होगा अपने राजस्थान में जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ के लोग पशुचारण करते हुए
जब गर्मी के दिनों में वहाँ पानी की आवश्यकता और चारे की कमी हो जाती है तो अपने तरह के क्षेत्रों में आते हैं, ठीक है, जो ऊँट भेड़ पालक जो होते हैं, देखा होगा आपने। फिर आगे देखते हैं, इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग को प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशु चारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना वाणिज्यिक कृषि। पहला हमने पढ़ लिया, दो प्रकार की कृषि पढ़ रहे थे, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि वापस दो प्रकार की हुई, आदिम निर्वाह कृषि और एक थी गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में किसान क्या करता है, छोटे छोटे भूखंडों पर अपने साधारण औजारों से वो क्या करता है, खेती करता है, ठीक है, और वो एक से अधिक फसलें भी उसमें उगा लेता है। फिर आदिम निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। तो स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि जंगलों को, पेड़ों को काट करके वहाँ के भूखंड को, ज़मीन को साफ कर करके और वहाँ पे खेती करते हैं, और जब उसकी उपजाऊ क्षमता ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो किसान क्या करता है, वहाँ से फिर दूसरी जगह पेड़ों को काटता है और वहाँ खेती करने लग जाता है। तो ये हो गई स्थानांतरित कृषि। उसके बाद हमने पढ़ा चलवासी पशुचारण। इसमें क्या करते हैं, ये जो अर्धशुष्क प्रदेश होते हैं वहाँ पर जो पशुचारक होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशु और चारे के पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते रहते हैं। क्लियर हो गया। दूसरे नंबर की अपनी कृषि आ गई वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें जो कृषि खेती करते हैं अपन, वो बाजार में बेचने के लिए ज़्यादातर करते हैं, ठीक है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी की उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य इसमें मशीनों द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि इसमें शामिल है, ठीक है। 4.5 में देखेंगे हम गन्ने का रोपण। रोपण कृषि जिसको रोपते हैं, लगाते हैं, वो रोपण कृषि हो गई। अनाज कृषि, अनाज में कई तरह के अनाज होते हैं, चावल, गेहूँ, मक्का, इस तरह के बहुत। और मिश्रित में जो कई तरह की फसलें उसमें बो देते हैं। चलो, तो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, देखते हैं आगे। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूँ, मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं, है ना। क्या होता है कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के जो शीतोष्ण घास के जो मैदान हैं वो वाणिज्यिक अनाज कृषि के मुख्य क्षेत्र हैं, ठीक है। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े बड़े फार्म से युक्त विरल आबादी वाले होते हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है। केवल एक ही फसल इसमें उगाई जा सकती है, ठीक है। अब इसमें दूसरी है अपनी मिश्रित कृषि। इसमें भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। ये ज़्यादातर कहाँ की जाती है, यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तथा दक्षिण अफ्रीका में मिश्रित कृषि प्रचलित है, ठीक है। पेज पलट लीजिए। तो देखो, अगली है रोपण कृषि। वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला आदि अथवा कपास की एकल फसल, एक ही फसल उगाई जाती है इस तरह की। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। पैसा भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है, यानी मतलब माल को लाने ले जाने के लिए आदि में इसमें परिवहन की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़ होता है, अंडरलाइन कर लेना। ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक है। मुख्य फसलें। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं, यानी खाने के काम में आती हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें जो पीने के काम में आती है, ठीक है।
यहाँ कुछ चित्र आप देख रहे हैं, ये केले का रोपण है। केला रोपा जाता है, रोपण कृषि जिसको रोपते हैं, जैसे चावल को भी रोपते हैं और गन्ना है उसको भी रोपते हैं, केला हो गया, ठीक है। ये रोपण कृषि के उदाहरण हैं। गेहूँ तो बोते हैं, ठीक है, और बाजरे भी बोते हैं, ठीक। तो देखिए आगे, चावल ये विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है, ठीक है। चावल के लिए उच्च तापमान चाहिए, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है, पानी भी बहुत ज़्यादा चाहिए। ये फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से होती है। तो जलोढ़ मिट्टी इसके लिए चाहिए, मिट्टी का प्रकार है ये, किसके लिए चाहिए? चावल के लिए। चीन चावल उत्पादन में विश्व में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उत्पन्न होता है? चीन में। इसके बाद दूसरे नंबर पे भारत है, फिर जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूलन जलवायु दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें भी उगाई जाती है, ठीक है। तो विश्व में सर्वाधिक चावल चीन में, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? भारत। गेहूँ देखिए, गेहूँ के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन यानी फसल की कटाई के समय तेज़ धूप की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। जब बढ़ने के समय भी तापमान चाहिए और पानी चाहिए, और साथ में जब फसल काटते हैं तो उस समय तेज़ धूप होनी चाहिए। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। दोमट मिट्टी इसके लिए आवश्यक होती है। गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। इन्हीं देशों में क्या होता है, क्या उगाया जाता है? गेहूँ। भारत में ये शीत ऋतु में उगाया जाता है, यानी जो अभी का मौसम है, अभी अक्टूबर नवंबर में क्या होंगे? गेहूँ बोया जाएगा, ठीक है, फिर गर्मी में काटा जाता है। मिलेट ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाती है और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिससे कम वर्षा, उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं, ठीक है। मोटे अनाज में जैसे ज्वार, बाजरा है ना, इस तरह के। मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। तापमान मध्यम होना चाहिए, वर्षा होनी चाहिए, अधिक धूप भी चाहिए। किसके लिए? मक्का के लिए। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का कहाँ का? उत्तर अमेरिका में, ब्राज़ील में, चीन में, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है, ठीक है। कपास जानते हो, रुई। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान चाहिए, बहुत ज़्यादा तापमान चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। लगभग 210 दिनों तक पाला नहीं पड़ना चाहिए और तेज़ धूप चाहिए, चमकीली धूप चाहिए। ये काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। इसके लिए काली मिट्टी हो या फिर जलोढ़ मिट्टी हो। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, ठीक है। नेक्स्ट है पटसन। इसका सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? सुनहरा रेशा। ये जलोढ़ मिट्टी में अच्छे ढंग से उगती है, ठीक, और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा, भारी जलवायु की आवश्यकता होती है। ये फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक। भारत में सर्वाधिक होती है, फिर बांग्लादेश में होती है। कॉफ़ी, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मिट्टी का आवश्यक होती है। दोमट मिट्टी चाहिए इसके लिए, किसके लिए? कॉफ़ी के लिए। ये गर्म और आर्द्र जलवायु में होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्याप्त ढाल उपयुक्त होता है। ढाल वाले क्षेत्रों में बोई जाती है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादित होती है। इसके बाद किसका आता है? कोलंबिया का नाम आता है, फिर भारत का आता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी कहाँ उत्पादित होती है? ब्राज़ील, ठीक है। चावल का पूछा जाए तो चीन में। गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बच्चों। अब देखिए चाय आप जानते हो बहुत ज़्यादा सभी प्रयोग में लेते हैं इसको पीने में, है ना। तो चाय देखते हैं, बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है, पीने योग्य, जिसको पीते हैं ना। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर
समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, समान रूप से उच्च वर्षा की भी आवश्यकता होती है, जलवायु ठंडी होनी चाहिए, है ना, और इसके लिए सुअपवाहित दोमट मिट्टी चाहिए इसको, मंद ढाल की आवश्यकता, ढाल वाले थोड़ा हल्का ढाल होना चाहिए। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक एक पत्ती को तोड़ना, है ना, तो इतना आसान काम नहीं है, जिसमें बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता होती है। कृषि का विकास, कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। ये कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर सिंचाई सुविधाओं में सुधार किया जा सकता है। उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग के द्वारा भी हम कृषि का विकास कर सकते हैं। मतलब संसाधनों का प्रयोग बढ़ाया जाए, खाद बीज की उच्चता गुणवत्ता बढ़ाई जाए। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि का विकास का एक अन्य पहलू है। देखा होगा आपने, आजकल हर प्रकार के कृषि कार्य जो है मशीनों के द्वारा ही होते हैं। ट्रैक्टर हैं, और भी कटाई के लिए मशीनें हैं, उड़ाई के लिए, बुआई के लिए, निराई गुड़ाई, सब के लिए आजकल मशीनों का प्रयोग होता है। तो ये कृषि विकास में ही सहायक है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविका उपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। आओ हम दो फार्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तुस्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भारत का एक कृषि फार्म क्या है, फिर उसके बाद हम संयुक्त राज्य अमेरिका का देखेंगे। आप देख रहे हो जैसे नेक्स्ट पेज पे, तो भारत में कैसे करते हैं वो देखते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में आदिलाबाद का एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में, इतनी सी उसकी ज़मीन है, उसका जो घर है मुख्य गांव में है। वो अधिक उपज देने वाले बीजों का बाज़ार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। ठीक है ना, यानी अधिक जो उपज देते हैं इन बीजों को वो बाज़ार से खरीदता है। उसकी भूमि उर्वरक है और वो वर्ष में कम से कम 2 फसलें लेता है, गेहूं और चावल, और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह भी लेता है। वो अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर भी लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। देखो ये खेत में बैल से जोत रहे हैं, लेकिन आजकल तो ज़्यादातर ट्रैक्टरों से ही होता है। समीप के खेत में एक नलकूप है, ट्यूबवेल लग रहा है, जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मतलब सारी चीज़ें वो किराए पर लेकर चलाता है। नेक्स्ट पेज पे आइए। तो मुन्ना लाल के पास 2 भैंसें और कुछ मुर्गियां भी है। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है, वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण भी लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। मतलब भाव बाज़ार में सही नहीं आ रहा है, फिर भी वो क्योंकि इतनी फसल को रखने का उसका जगह नहीं होती है, तो बेचना ही पड़ता है। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। ठीक है, तो इस तरह से भारत में खेत होते हैं। अब आ जाते हैं हम संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म। ये तो अपने भारत की बात हो गई, अमेरिका में किस तरह से करते हैं देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक
प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। और अपने यहाँ कितना 1.5 हेक्टेयर का उसका था किसान का। किसान सामान्यतः फार्म में ही रहता है, वहीं पे रहता है वो। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के किसान जो ओरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वो अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वो आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकताओं को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वो मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है। मतलब वो मिट्टी की जांच भी कराते हैं, है ना, लैब में भेजते हैं उसको, और उसमें पर्याप्त पोषक या तत्व है या नहीं है इसकी जानकारी लेता है। फिर उसी के अनुसार वो फसलों को बोता है। ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। ये रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशों का आवश्यकतानुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। ठीक है, वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनें, देखो यहाँ चित्र में देखो, इस तरह से वहाँ अमेरिका में दवाई छिड़कते हैं वो, और अपने यहाँ देखते हो कैसे छिड़कते हैं, आपको पता ही है। और ये उसका फार्म हाउस है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो जो किसान होता है वहीं पर रहता है, और इस तरह से देखो कितने बढ़िया शानदार तरीके से उसके खेत बने हुए हैं, दवाई इस तरह से छिड़कता है। तो वो ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। समतलक संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि में संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं, यानी इधर कटता जाता है और इधर भंडारित हो जाता है, अथवा बाजार अभिकरणों, मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतिहर किसान की तरह। ठीक है ना, वो तो एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है वहाँ का किसान। कहाँ का? अमेरिका का। तो वहाँ का जो फार्म देखिए, और उसमें मशीनों से देखो किस तरह से खेती हो रही है। ये इस तरह की मशीनें हैं वहाँ पे, है ना। तो ये अमेरिका का फार्म हाउस था। तो प्यारे बच्चों, ये आपका जो चैप्टर है कृषि वाला, ये कंप्लीट हो गया है। विश्व के सापेक्ष हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं जो भी होंगे वो आपको ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए काफ़ी है और कल के लिए बहुत कुछ बाकी। ओके, धन्यवाद।